डेथ एंड मी। अध्याय 31 यिन यांग आत्मा रत्न। उस रात रीन और रोआन खाना खाने के बाद अपने कमरे में लौट आए। उसके बाद उन्होंने जल्दी से अपने स्पिरिट स्टोन निकाले और एक दूसरे को देखा। तब रोआन ने पहले बोलने का फैसला किया। 104वीं मध्याह्न रेखा शायद अजीब है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। साथ ही हमारी मध्याह्न रेखाएं भी विपरीत दिशाओं में हैं। मेरी मध्याह्न रेखा मेरे दाहिने कंधे के ब्लेड पर है। रीन ने सिर हिलाया। मेरी समस्या बाएं कंधे की हड्डी में है। चलिए पहले स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल किए बिना इसे खोलने की कोशिश करते हैं। रोआन ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। पहले मुझे इसे आजमाने दो। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो अलंडा को बुला लेना। रीन को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने रोआन को अपनी मर्जी से करने दिया। चूंकि उसने पहले जोखिम उठाने की सोची थी तो ठीक है। वैसे भी इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि यह सिर्फ एक अतिरिक्त नाड़ी है। इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। रोआन ने तब स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की और उसे 104वीं मध्याह्न रेखा की ओर निर्देशित किया। हालांकि कुछ नहीं हुआ। मध्याह्न रेखा हिली तक नहीं, खुलने की तो बात ही दूर। रोआन ने कई बार और प्रयास किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वह इस बिंदु पर पहुंच गया कि उसने यथासंभव अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करके मध्याह्न रेखा के प्रवेश द्वार पर प्रहार किया। फिर भी परिणाम वही रहा। यह तो बेकार है, यह खुलता ही नहीं। फिर रीन ने भी अपना खुद का खोलने का प्रयास किया। रोआन की तरह उसने भी कई बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। अंत में उसे भी हार माननी पड़ी। कुछ समय बाद रीन ने जमीन पर पड़े स्पिरिट स्टोन को देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा न हो? अगर हम स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं तो क्या होगा? रोआन ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। अगर मध्याह्न रेखा खुल रही होती और हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा न होती तो बात ठीक होती। लेकिन ऐसा नहीं था। प्रवेश द्वार बिल्कुल भी नहीं हिला। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी की समस्या नहीं है बल्कि कुछ और ही है। रीन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हम जानते हैं कि इस अंतिम मध्याह्न रेखा का संबंध श्वेत और काले गोले से है जो श्वेत और काले धागों के माध्यम से हमारी आत्माओं को जोड़ता है। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि हमारे भीतर किस चीज की कमी है ताकि हम उन्हें खोल सकें। रोआन ने सिर हिलाया और इस मुद्दे पर भी विचार करने लगा। अचानक उसे एक विचार आया। जब आप इस गोले को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? रीन ने थोड़ी देर सोचा। सफेद और काला, प्रकाश और अंधेरा। रीन को रोआन का मतलब समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। संतुलन। रोआन ने सिर हिलाया। इससे ऐसा ही सोचने का मन करता है ना? यह यिन और यांग की तरह है, एकदम सही संतुलन। तो चलिए दोनों मेरिडियन को एक साथ खोलने की कोशिश करते हैं। साथ ही अपने विचारों को भी खुला रखें ताकि हम इसे करते समय और अधिक सटीक हो सके। रीन ने इस विचार को स्वीकार कर लिया। भले ही मुझे यह पसंद न हो, मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। रोआन ने नाक सिकोड़ी। मुझे यह पसंद नहीं है लेकिन फिर भी यह शरीर रूपांतरण के दायरे में हमेशा के लिए फंसे रहने से बेहतर है। दोनों ने अपने मन को खुला छोड़ा और अपने विचारों को प्रवाहित होने दिया। साथ ही उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित किया और उसे दो नाड़ियों की ओर निर्देशित किया। आश्चर्यजनक रूप से नाड़ियों ने पहली बार खुलने के संकेत दिखाए। यह देखकर जुड़वा भाई अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन इससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन भी बिगड़ गया। इसी कारण नाड़ी तुरंत बंद हो गई। धत तेरे की। फिर से। इसके बाद रीन और रोआन ने प्रक्रिया को फिर से शुरू किया और बदलावों से विचलित नहीं हुए। हालांकि यह कहना आसान था, करना मुश्किल। संतुलन बनाए रखने की उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद अंत में वे असफल ही हुए। कभी कभी रीन जरूरत से ज्यादा ऊर्जा खर्च कर देता था तो कभी कभी रोआन आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय में बहुत देर कर देता था। 3 घंटे बाद रीन और रोआन दोनों पसीने से तरबतर थे। वे हांफने लगे थे। फिर भी वे समझते थे कि इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं थी। इस तरह संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा दोनों ने कई बार बात को गलत समझा था, इसलिए आरोप लगाना व्यर्थ था। रीन और रोआन भले ही एक दूसरे को पसंद न करते हों, लेकिन आखिर वे दो समझदार लोग हैं। चूंकि दोनों से गलतियां हो रही थीं, इसलिए वे झगड़ा नहीं करेंगे। यह तो बेहद मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छी खबर सिर्फ यह है कि ऐसा लगता नहीं कि इन्हें खोलने के लिए हमें स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम स्पिरिट स्टोन्स को बाद के लिए छोड़ सकते हैं। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हम बस लगातार कोशिश करते रह सकते हैं। पहले तो हम 1 मिनट के लिए भी संतुलन नहीं बनाए रख पाते थे, लेकिन अब हम कम से कम 5 मिनट तक ऐसा कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि हम जरूरत के हिसाब से सिर्फ 10% समय ही हासिल कर पाए हैं। क्या संतुलन बनाए रखने का वाकई कोई और तरीका नहीं है? शिकायत करना बंद करो और चलो शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास शुरुआत में समय की कमी है, बल्कि हम अपनी उम्र के बाकी बच्चों से कहीं आगे हैं। रीन ने उदास मुस्कान दी, लेकिन उन्होंने फिर से शुरुआत की। अगली सुबह रीन और रोआन फटेहाल गुड़ियों की तरह दिखते हुए क्लास गए।
हमालिया ने उनसे पूछा कि क्या वे आज घर पर नहीं रहना चाहते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूरी रात कोशिश करने के बाद उन्हें आराम की जरूरत थी। समय बीतता गया और एक और सप्ताह गुजर गया। आज रात रीन और रोआन आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन 1 घंटे से अधिक समय तक बनाए रखने में सक्षम थे। दोनों नाड़ियां पहले ही 90% से अधिक खुल चुकी थीं, उन्हें पूरी तरह खुलने के लिए बस थोड़ी सी ऊर्जा की आवश्यकता थी। रीन और रोआन जानते थे कि वे एक नाजुक मोड़ पर आ गए हैं, इसलिए उनकी एकाग्रता और भी बढ़ गई। वे इस समय जरा भी ढिलाई करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लगभग आखिरकार आखिरी दर्रा खुल गया। रीन और रोआन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे 1 हफ्ते की मेहनत रंग लाई। लेकिन जैसे ही वे उठने वाले थे, कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उन 2 विशिष्ट नाड़ियों में तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी। उन्होंने शीघ्र ही महसूस किया कि वे नाड़ियां उनके शरीर से नहीं, बल्कि श्वेत और काले धागों द्वारा उनकी आत्माओं को श्वेत और काले गोले से जोड़ रही थीं। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। उनकी 104वीं नाड़ी ऐसे कांपने लगी मानो वह फिर से बंद होने वाली हो। यह देखकर रीन और रोआन भयभीत हो गए। स्पिरिट स्टोन, अपने स्पिरिट स्टोन ले लो। उन्होंने अपने पलंग के नीचे हाथ डाला और तुरंत स्पिरिट स्टोन निकाल लिए। स्पिरिट स्टोन के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा अंतिम नसों में, फिर सफेद और काले धागों में प्रवाहित होने लगी और अंत में सफेद और काले प्रकाश के गोले तक पहुंच गई। इसी क्षण उन्हें यह बात सुनाई दी। ऊर्जा स्रोत का पता चला। हाइबरनेशन मोड से बाहर निकल रहा है। सोल जेम सिस्टम को प्रारंभ किया जा रहा है। अंतिम पुनर्जन्म के दौरान आत्मारत्न प्रकार को अप्रत्याशित उन्नयन प्राप्त हुआ। नए सोल जेम का विश्लेषण। सोल जेम का प्रकार डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है। सोल जेम का नाम अस्थायी रूप से बदलकर यिन यांग सोल जेम कर दिया गया है। उन्नत आत्मारत्न प्रकार के साथ आत्मारत्न प्रणाली का सिंक्रोनाइजेशन। प्रक्रिया 1%। अध्याय 32 सफलता। रीन और रोआन ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। यह क्या चीज है? यह तो मशीन जैसी आवाज कर रही है। रोआन ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। हमारे ब्रह्मांड में भी ऐसी कोई चीज नहीं थी। आत्माओं को जोड़ने वाली मशीन? आत्मारत्न प्रणाली? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि यह क्या चीज है। सबसे पहले, क्या यह वाकई एक मशीन है? प्रक्रिया 15%। रीन और रोआन ने अपना ध्यान सफेद और काले गोले पर केंद्रित किया। उन दोनों के अलावा इसे कोई और नहीं देख सकता था। आत्मा पत्थरों की आध्यात्मिक ऊर्जा को इसके भीतर प्रवाहित होते देखना स्पष्ट था। हालांकि हमारे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी नसें बंद हो सकती हैं या क्षतिग्रस्त भी हो सकती हैं। प्रक्रिया 37%। महज 10 मिनट में ही उनके आधे से ज्यादा स्पिरिट स्टोन धूल में बदल गए। कोई और चारा नहीं, चलो अलंदा के घर चलते हैं और उनसे विनती करते हैं। बचे हुए स्पिरिट स्टोन उठाओ और चलो। जब वह देखेगा कि हमारे अंदर कितने स्पिरिट स्टोन भरे हुए हैं, तो शायद हम उसे मना लेंगे। रोआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि फिलहाल कोई और विकल्प नहीं था। जूरी भी एक विकल्प था, लेकिन वहां से बिना रोके उसके घर पहुंचना मुश्किल होता। दुर्भाग्यवश उनके पास दूसरों से इस बारे में बात करने का समय नहीं था। रीन और रोआन कमरे से बाहर भागे और घर के निकास द्वार से निकल गए। हमालिया ने उन दोनों को पलक झपकते ही जाते देखा, लेकिन उसने सिर हिलाकर आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस बार किस तरह की शर्त लगाई होगी। रीन और रोआन को दौड़ते देख लोग उनकी गति से चकित रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि बच्चे इतने तेज दौड़ सकते हैं। रास्ते में मौजूद योद्धा भी उनकी गति देखकर दंग रह गए, क्योंकि वे उनसे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते थे। क्या ये रीन और रोआन नहीं हैं? इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं? शायद अलंदा के घर। आखिर इस साल के बच्चों की जिम्मेदारी उसी की है। फिर भी क्या यह मेरा भ्रम था, या वे आध्यात्मिक ऊर्जा को इस तरह सोख रहे थे जैसे कल होगा ही नहीं? तुमने भी यह देखा? मैंने देखा कि उनके पास स्पिरिट स्टोन भी थे। मुझे उम्मीद है कि वे इसे बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि स्पिरिट स्टोन मिलना मुश्किल है। रीन और रोआन को कबीले के उपनेता के आवास तक पहुंचने में केवल 5 मिनट लगे। सामने खड़े गार्ड से बिना पूछे ही वे अंदर घुस गए। अरे रुक जाओ बदमाशों! बहुत देर हो चुकी थी, रीन और रोआन उससे धीमे नहीं थे। रीन और रोआन जबरदस्ती अलंदा के बैठक कक्ष में घुस गए और उन्होंने उसे मेज पर कुछ दस्तावेज पढ़ते हुए पाया। बदमाशों, बस इंतजार करो जब तक मैं तुम्हें पकड़ न लूं। अलंदा ने रीन और रोआन को हैरानी भरे चेहरे से देखा, लेकिन तुरंत बाद उसने देखा कि उनमें अत्यधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। गार्ड तुरंत बाद वहां पहुंच गया और उन्हें पकड़ने ही वाला था कि तभी अलंदा ने बात की। उन्हें भी अकेला छोड़ दो, तुम बाहर जाओ। गार्ड को समझ नहीं आया कि अलंदा गुस्सा क्यों नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसने आदेशों का पालन किया। जी हां, जनजाति के उपनेता। गार्ड थोड़ी देर बाद गायब हो गया और अलंदा के साथ केवल रीन और रोआन ही रह गए। तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है? यह सारी आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है? अचानक रीन और रोआन जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। जनजाति के उपनेता, कृपया हमारी मदद करें।
हमें आत्मा पत्थरों की तत्काल आवश्यकता है, अन्यथा हमारी नसें क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्या? अलंडा दंग रह गया। अगर कोई और होता तो वह उन्हें अब तक बाहर निकाल चुका होता। लेकिन उनके शरीर में प्रवेश कर रही अथाह आध्यात्मिक ऊर्जा और उनके हाथों में मौजूद स्पिरिट स्टोन्स को देखकर वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। क्या कर डाले? रीन और रोआन ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। हमने अपना 104वां मेरिडियन खोला और फिर यह घटना घटित हुई। अलंडा को लगा कि उसने गलत सुना है। 104वां? कौन सा 104वां? 104वां मध्याह्न रेखा तो होता ही नहीं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रीन और रोआन ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। यह सच है। अगर कबीले के उपनेता चाहें तो आपको बस हमारे शरीर की जांच करनी होगी। रीन और रोआन के पास ऐसा कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेशक उन्होंने श्वेत और काले धागों और यिन यांग आत्मा रत्न का जिक्र इस बातचीत में नहीं किया। आखिरकार इसे तो सिर्फ वे ही देख सकते थे। अलंडा सिर्फ उनकी अतिरिक्त नाड़ी को ही महसूस कर सकती थी। अलंडा ने उनके शरीरों को छुआ और उनके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर भेज दी। इसके बाद उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके प्रकाशित नसों को देखा। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जुड़वा बच्चों के शरीरों में सचमुच 104 नसें थीं। प्रक्रिया 53%। अब तक रीन और रोआन के पास लगभग कोई स्पिरिट स्टोन नहीं बचा था। अलंडा समझ गया कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। उसने दांत पीसते हुए बैठक से गायब हो गया। कुछ ही सेकंड बाद वह 100 और स्पिरिट स्टोन लेकर आया। लेकिन इससे पहले कि रीन और रोआन वहां पहुंच पाते, अलंडा ने चेतावनी दी। यह सब खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ जूरी के घर आओगे और सब कुछ समझाओगे, जिसमें तुम्हारी यह असामान्य बुद्धिमत्ता भी शामिल है। रीन और रोआन को कोई आपत्ति नहीं थी। वे जानते थे कि जूरी और अलंडा ने बहुत पहले ही यह जान लिया था कि वे साधारण नहीं है। बस दोनों पक्षों ने अब तक अनजान बनने का नाटक किया था। हम सहमत। इसके बाद अलंडा ने उनमें से प्रत्येक के लिए 50 स्पिरिट स्टोन दिए। मुझे उम्मीद है कि 50 स्पिरिट स्टोन काफी होंगे। साथ ही आपको इन सभी का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रीन और रोआन को कोई आपत्ति नहीं थी। वे बाद में कक्षा की सभी गतिविधियों में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करते रह सकते थे। देर सवेर वे इसकी भरपाई कर ही लेंगे। प्रक्रिया 71%। प्रक्रिया 87%। प्रक्रिया 100%। सोल जेम सिस्टम प्रारंभ हो गया है। मेजबानों के शरीरों का विश्लेषण शुरू किया जा रहा है। पूरा हुआ। वर्तमान में सभी मध्याह्न रेखाएं खुली हैं। सफलता की शुरुआत। रीन और रोआन एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। क्या हम यूं ही ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं? लेकिन इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम शुरू हो गया। यिन और यांग डेंटियन निर्माण प्रारंभ हो गया है। अलंडा ने रीन और रोआन को देखा और एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। जुड़वा बच्चों की नसें चमकने लगीं और वह आध्यात्मिक इंद्रियों की आवश्यकता के बिना ही उनके शरीर में उनकी सभी नसों को देख सकता था। प्रत्येक नस तेज रोशनी से जगमगा रही थी। रीन के जूते सफेद रंग के थे जबकि रोआन के जूते काले रंग के थे। अचानक जिस स्थान पर डेंटियन स्थित था, वहां एक सफेद और एक काला डेंटियन बनने लगा। स्पष्ट रूप से रीन के पास सफेद डेंटियन था जबकि रोआन के पास काला डेंटियन था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि यह सब होते हुए अलंडा भी देख सकती थी। जैसे ही डांटियन बने, उनके शरीरों के भीतर चमकीली रोशनी वाली नाड़ी रेखाएं भी गतिमान होने लगीं और डांटियनों से पूर्णतः जुड़ गईं। केवल एक चीज जो स्थिर रही, वह थी नाड़ी रेखाओं का प्रवेश द्वार, जो पहले जैसा ही बना रहा। वह नजारा देखने लायक था। अध्याय 33 सच्चाई। आंशिक रूप से। आमतौर पर जब कोई बच्चा साधना शुरू करता है तो वह अपने स्पिरिट स्टोन को तब तक अपने पास रखता है जब तक वह शरीर रूपांतरण क्षेत्र के शिखर पर नहीं पहुंच जाता। उनमें से कुछ ही इससे पहले स्पिरिट स्टोन का उपयोग करते हैं क्योंकि पहला दांतियान बनाने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रीन और रोआन के साथ इस समय ठीक यही हो रहा है। बेशक बहुत बड़ा अंतर है। रीन और रोआन शुरुआत में ही शरीर रूपांतरण क्षेत्र के शिखर पर थे। इसी वजह से उन्हें स्पिरिट स्टोन्स जमा करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। इसी कारण वे इस स्थिति में फंस गए। सबसे बुरी बात यह है कि सोल जेम सिस्टम ने अपने आप ही ब्रेक थ्रू शुरू कर दिया। यह सही है, किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की शुरुआत आमतौर पर साधक द्वारा ही की जाती है। रीन और रोआन ने पहले स्पिरिट स्टोन का भुगतान करने और फिर डेंटियन निर्माण शुरू करने से पहले कुछ और प्राप्त करने की योजना बनाई थी। कोई और विकल्प न होने के कारण दोनों को डेंटियन निर्माण प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। आखिरकार चूंकि सिस्टम ने केवल इसकी शुरुआत अनिवार्य की थी, इसलिए इसका निर्माण करना रीन और रोआन की जिम्मेदारी थी। अगर डेन और रोआन के शरीरों से डेंटियन और मेरिडियन प्रकट न होते तो अलंडा अब तक जरूर गुस्से से आग बबूला हो रहा होता। यह साफ था कि जुड़वा भाइयों के पास ब्रेक थ्रू के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं थे, इसलिए वे उसे और भी ज्यादा लाने के लिए मजबूर कर रहे थे। फिर भी अलंडा यह पक्का नहीं कर पा रहा था कि यह जानबूझकर किया जा रहा था या नहीं, इसलिए उसने एक बार फिर अपने दांत पीसे और 100 और निकाल लिए। रीन और रोआन ने यह देखा और अलंडा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। वे इस समय सचमुच असहाय थे।
सब कुछ उस दिशा में जा रहा था जिसकी उन्होंने पहले से योजना नहीं बनाई थी। यह कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि सोल जेम सिस्टम कुछ नहीं कर रहा था। रीन और रोआन के डेंटियन में हुए बदलाव के लिए यही सिस्टम जिम्मेदार था। एक सामान्य डांटियन आमतौर पर हल्के सुनहरे रंग का होता है। ऊर्जा संचय क्षेत्र में आगे बढ़ने पर सुनहरा रंग और भी गहरा होता जाता है। नीम स्थापना क्षेत्र में पहुंचने पर ही चमक की कमी दूर होती है और डांटियन पूरी तरह से सुनहरा हो जाता है। जाहिर है, रीन और रोआन के डेंटियन बिल्कुल अलग थे। एक पूरी तरह से सफेद था, जबकि दूसरा पूरी तरह से काला। अलंडा ने कभी भी अलग अलग रंगों के डेंटियन के बारे में नहीं सुना था। बेशक, उसने काले और सफेद रंग की क्षमताओं या 104वें मेरिडियन के बारे में भी कभी नहीं सुना था। जुड़वा बच्चे सचमुच एक रहस्य थे। यिन और यांग डेंटियन प्रक्रिया 35%, 53%, 74%, 91%, 100%। डांटियन सफलतापूर्वक गठित हुए। आखिरकार रीन और रोआन ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वे उठकर अलंडा को धन्यवाद देने वाले थे, सिस्टम ने उन्हें फिर से बाहर बुला लिया। ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र प्राप्त किया गया। पुरस्कार सूची अपडेट की जा रही है। अपडेट पूर्ण हो गया। सोल जेम डायमेंशन अब होस्ट्स के लिए खुला है। अचानक रीन और रोआन को ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग में कुछ जानकारी डाली गई हो। सोल जेम डायमेंशन? क्या ऐसी कोई चीज होती है? जुड़वा बहनों ने एक दूसरे को देखा और चौंक गई। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह उनके ज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। फिर भी अलंदा उनके सामने ही थी, इसलिए उन्हें इस बारे में बाद में सोचना पड़ेगा। जनजाति के उपनेता, धन्यवाद। अलंडा आखिरकार अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ कबीले के मुखिया के घर चलोगे। रीन और रोआन ने मुंह बनाया और फिर अलंडा के पीछे पीछे चल दिए। वहां पहुंचने से पहले अलंडा ने कोई सवाल नहीं पूछा। आखिरकार वे जूरी के बैठक कक्ष में पहुंचे। थोड़ी देर बाद जूरी दूसरी तरफ से प्रकट हुई और उन्हें अपने पास बुलाया। मेरे साथ आओ, यह हमारे बात करने की जगह नहीं है। कुछ दरवाजे पार करने के बाद वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ प्रतीत होता था। जुड़वा बच्चे जूरी और अलंदा के पीछे पीछे अंदर चले गए, इससे पहले कि दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाए। ठीक है अलंदा, मुझे बताओ क्या हुआ। तुमने उन्हें मेरे साधना कक्ष में लाने के लिए कहा है, तो जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी। अलंडा ने सिर हिलाया। यह इस प्रकार चलता है। जैसे जैसे अलंडा ने पूरी घटना बताई, जूरी का चेहरा और भी हैरान होता गया। अंत में जूरी की हैरानी का भाव दंग रह गया। उसने रीन और रोआन को ऐसे देखा मानो वे कोई राक्षस हों। तुम दोनों हो क्या? और कोई बहाना मत बनाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम बच्चे नहीं हो। रीन और रोआन सोचने लगे कि वे इसे कैसे समझाएं। यह मानना मुश्किल होगा कि वे किसी दूसरे ब्रह्मांड से आए हैं। सबसे पहले तो, क्या अलंडा और जूरी को पता भी है कि ब्रह्मांड क्या है? उन्हें तो बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे पास शुरू से ही समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर रीन ने समझाया कि वे वाकई बच्चे नहीं थे। बेशक, अलंडा और जूरी को बहुत पहले से ही इस बात का शक था। बस उन्होंने इस विषय पर कभी चर्चा नहीं की थी। इसके बाद रीन ने कहा कि उनका पुनर्जन्म बिना अपनी यादें खोए हुआ, जिससे अलंडा और जूरी बहुत प्रभावित हुई। मुझे पुनर्जन्म के बारे में पता है। ऐसी किंवदंतियां हैं कि जब कोई साधक पर्याप्त उच्च स्तर प्राप्त कर लेता है, तो वह अपनी आत्मा पर चिन्ह लगा सकता है ताकि स्मृतियां नष्ट न हो। बेशक, मैंने ऐसा करते हुए किसी को न तो देखा है और न ही सुना है। क्या इसका मतलब यह है कि आप दोनों पहले शक्तिशाली साधक थे? रीन और रोआन ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। रोआन के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक साधारण इंसान से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसमें किसी भी प्रकार की साधना का कोई अंश नहीं था। रोआन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरी कहानी रीन की कहानी से कहीं अधिक जटिल है, लेकिन मैं भी कोई साधक नहीं था। सबसे पहले तो, हमारे पिछले जीवन में, जिसे आप आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं था। अगर रीन और रोआन के पुनर्जन्म होने की बात ही चौंकाने वाली थी, तो यह जानकर कि उनकी पिछली दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं थी, अलंडा और जूरी पूरी तरह से दंग रह गईं। इसके बाद रीन ने बोलना जारी रखा। खैर, हमने अपनी यादें खोए बिना पुनर्जन्म का मार्ग पूरा कर लिया। हम यहां महज संयोग से पहुंचे हैं। हमने इसे चुना नहीं था। सच कहूं तो, मैं और रोआन दोनों ही तुरंत अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से, हमें नहीं पता कि ऐसा कैसे करें। रीन और रोआन ने कई बातें छुपा दी। उन्होंने यह नहीं बताया कि रोआन एक मृत्यु आत्मा है, न ही उन्होंने यिन यांग आत्मा रत्न के बारे में बताया। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उन्हें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी होगी, इसलिए उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं की। जूरी ने आह भरी और फिर बोली, सीधे शब्दों में कहें तो, भले ही आपके पास अपने पिछले जन्म की यादें हों, लेकिन वे यादें साधना की दुनिया में आपकी मदद नहीं करेंगी। रीन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि वे बेकार होंगे, लेकिन फिलहाल मुझे उनके लिए कोई अच्छा उपयोग नहीं मिल रहा है। रोआन ने भी सिर हिलाया। उसका काम मूलतः आत्माओं को पुनर्जन्म के मार्ग पर ले जाना था। उसकी पिछली क्षमताएं भी इसी काम से जुड़ी थीं। इसी कारण उसका ज्ञान भी उतना उपयोगी नहीं है। फिर जुड़वा बहनों ने चुपचाप खड़ी जूरी और अलंदा की ओर देखा।
वे जो भी कहेंगी उसी से उनका भविष्य तय होगा। अध्याय 34 नई नौकरी। ताली बजाओ। इतना कहकर जूरी उठ खड़ी हुई और बोली, ठीक है। हालांकि मैं यह तो पक्का नहीं कह सकता कि तुम पूरी सच्चाई बता रहे हो, लेकिन जो मैंने सुना उससे मैं संतुष्ट हो सकता हूं। अब यह तो पक्का हो गया कि तुम सचमुच बच्चे नहीं हो, कम से कम अपने मन में तो नहीं। वैसे भी तुम कोई और झूठ भी बोल सकते थे, जैसे कि किसी शक्तिशाली संप्रदाय से आए हो या कुछ ऐसा ही, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने यह साफ कर दिया कि तुम्हें कम से कम हमारे कबीले पर इतना तो भरोसा है। मेरी नज़र में इतना ही काफी है। इसके बाद जूरी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। मैं तुमसे बस एक ही बात पूछता हूं, कबीले के साथ विश्वासघात मत करना। हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तुमसे भी बदले में यही उम्मीद करता हूं। रीन ने राहत की सांस ली। इसमें कोई समस्या नहीं है। आखिर यह हमारा भी नया घर है। माता पिता भी यहीं रहते हैं और उन्हें यह जगह पसंद है। बाहर की अधिकांश जनजातियों की तुलना में हमारी अपनी जगह तो स्वर्ग जैसी है, कम से कम आम लोगों के लिए तो। रोआन भी इससे सहमत था। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मुझे इस जगह से रीन की तरह बहुत लगाव है, लेकिन मैं एहसान चुकाना जानता हूं, इसलिए आप मुझ पर भी भरोसा कर सकते हैं। बस इतना जान लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा। जूरी ने सिर हिलाया। वह पहले से ही जानता था कि रीन और रोआन यहां हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, उसने उन दोनों के लिए एक योजना भी बना रखी थी। बहुत बढ़िया। अब चलिए बात करते हैं कि आपने जितने भी स्पिरिट स्टोन इस्तेमाल किए हैं, उनका भुगतान आप कैसे करेंगे। रीन और रोआन के पास भी इससे निपटने की योजना थी। कोई बात नहीं, जब तक हम कक्षाओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करते रहेंगे, आज हमने जो ऊर्जा खर्च की है उसकी भरपाई हम अंततः कर लेंगे। अलंडा और जूरी के होंठ फड़कने लगे। क्या तुम्हें शर्म का मतलब भी पता है? क्या तुम सच में मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं तुम दोनों को साधना के शुरुआती दौर में बच्चों के समूह के साथ प्रतिस्पर्धा करने दूं? तुम दोनों वयस्क हो और ऊपर से तुम ऊर्जा संचय क्षेत्र में हो। मैं तुम्हें किसी भी हालत में उनके साथ नहीं रखूंगा। रीन और रोआन ने इस तरह से नजरें फेर ली मानो इसका उनसे कोई लेना देना ही न हो। दूसरी ओर जूरी के पास एक बेहतर विचार था। नहीं, हमें उन्हें निश्चित रूप से साथ रखना चाहिए। अलंडा अचंभित रह गई। क्या दूसरे बच्चों के साथ ऐसा करना बहुत ही अनुचित नहीं है? जूरी ने सिर हिलाया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हम उन्हें कक्षाओं से निकालकर दूसरे काम देने लगें तो सबको शक होने लगेगा। यह मत भूलिए कि एलिमेंटल एफिनिटी टेस्ट के कारण वे पहले ही काफी चर्चा में आ चुके हैं। मैं उन पर नजर रखने वालों की संख्या और बढ़ाना नहीं चाहता। खैर। जूरी ने रीन और रोआन को एक दुष्ट मुस्कान के साथ देखा। यह देखकर उन्हें अपनी पीठ पर ठंडक सी महसूस हुई। अगले दिन सुबह अलंडा कक्षा के सामने मंच पर गई और रीन और रोआन को एक साथ लाया। चलिए, मैं आपको आपके दो नए शिक्षकों से मिलवाता हूं। रीन और रोआन। लार्क्स जुड़वा बहनों ने अपने सामने बैठे सभी बच्चों को उदास चेहरे से देखा। दरअसल चूंकि वे अभी भी अपने बचपन के शरीर में थीं, इसलिए जूरी को लगा कि अगर वे अलंडा को बच्चों को पढ़ाने में मदद करें तो बेहतर होगा। बच्चे अक्सर बड़ों की तुलना में अपने हम उम्र बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जूरी को लगा कि यह इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने का सही मौका है। एक आदर्श उदाहरण होने से दूसरों को बहुत तेजी से सीखने में मदद मिलेगी। बच्चे जाहिर तौर पर इससे हैरान हो गए। उनका ध्यान आकर्षित होते देख अलंडा मुस्कुराई और आगे बात जारी रखी। रीन और रोआन आपको लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। साथ ही वे लड़ाई के पाठों के दौरान आपकी मदद करेंगे और आपकी गलतियों को सुधारेंगे। कक्षा में न होने पर भी यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। कोई और विकल्प न होने के कारण रीन और रोआन ने अलंडा को बच्चों के इस समूह की देखभाल में मदद करना शुरू कर दिया। हालांकि यह उनके अनुमान से कहीं अधिक कठिन साबित हुआ। बेशक बच्चे उन पर अधिक ध्यान देते थे, लेकिन वे रीन और रोआन को गंभीरता से नहीं लेते थे और अक्सर भाग जाते थे। इसी वजह से जुड़वा भाइयों को बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था। अलंडा को तो उनकी पीड़ा देखकर आनंद आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम होशियार नहीं हो? तुम तो बच्चों के एक समूह को भी नहीं पढ़ा सकते। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, अगर महीने के अंत तक उनमें कोई प्रगति नहीं हुई तो तुम्हारा कर्ज कम नहीं होगा। रोआन आ भरे बिना नहीं रह सका। खैर, कम से कम ऐसा तो नहीं है कि हम स्पिरिट स्टोन खो रहे हैं। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देर सवेर उन्हें समझ आ ही जाएगा कि यह महत्वपूर्ण है। रीन ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे, क्योंकि वे वैसे भी सीख नहीं सकते। हालांकि अलंडा को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि वे ऐसा ही सोचेंगे। 5 साल पहले हुए हत्याकांड के बाद से ही अलंडा जुड़वा बच्चों पर नजर रख रहा था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उनके माता पिता और दोनों रक्षकों के बाद वही उन्हें सबसे अच्छी तरह जानता है। और मैं तुम्हारी मां को बता दूंगा कि जब तक तुम परिणाम नहीं दिखाते तब तक तुम्हें कोई मिठाई नहीं दी जाएगी। मुझे यकीन है कि वह कबीले के उपनेता यानी मेरी बात से सहमत होगी। यह सुनकर रीन और रोआन से एक गहरा और सफेद आभा मंडल फैलने लगा। कोई मिठाई नहीं?
बूम। रीन और रोआन के सामने रखी दो मेजें उनके हाथों से टूट गईं। ऊर्जा संचयन स्तर के साधक होने के नाते एक साधारण लकड़ी की मेज उनके मुक्कों का सामना करने के लिए बहुत कमजोर थी। जाहिर है, सभी बच्चे तुरंत भय से उनकी ओर देखने लगे। रीन और रोआन ने बच्चों की ओर देखा और मैदान की ओर इशारा किया। लड़ाई की कक्षा आज जल्दी शुरू हो रही है। सभी को हमारे साथ आना होगा और जो देर करेंगे। उन्होंने टूटी हुई मेज का एक एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने हाथों से तोड़ दिया। बिल्कुल उन मेजों की तरह हो जाएगा। सभी बच्चों के चेहरे पर खौफ के भाव थे। अगले ही पल वे सब मैदान की ओर दौड़ पड़े। फिर रीन और रोआन ने बड़े जोश के साथ पढ़ाना शुरू किया। इस दौरान वे लेखन और पठन कक्षा में सबसे ज्यादा शरारत करने वाले बच्चों के साथ विशेष रूप से सख्ती बरतते थे। चाहे वह लड़की हो या लड़का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे किसी पर दया नहीं दिखाते थे। इसके बाद कई बच्चे चीखने चिल्लाने लगे क्योंकि वे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अलैंड ने हस्तक्षेप नहीं किया। वैसे भी वह शुरू से ही कठोर शिक्षण विधियों के खिलाफ नहीं थे। इसके अलावा ऐसा करने वाले भी दो ही बच्चे थे, इसलिए कोई बात नहीं। क्लास खत्म होते होते सभी बच्चे रीन और रोआन को ऐसे देखने लगे मानो वे शैतान हो। उनमें से कई की आंखें बहुत रोने के कारण लाल हो गई थीं, लेकिन शैतान जुड़वा भाइयों को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, इसलिए अंत में उन्हें अपने आंसू पी जाने पड़े। इसके बाद रीन और रोआन ने कक्षा के लिए लेखन और पठन का गृह कार्य तैयार किया। अखबार बांटने के बाद उन्होंने ठंडे भाव से दूसरे बच्चों की ओर देखा और कहा, जो लोग कल तक यह होमवर्क पूरा नहीं करेंगे, उनकी लड़ाई की क्लास दोगुनी बढ़ा दी जाएगी। हाँ, उन्होंने सही सुना था। लड़ाई की कक्षाएं जारी रहेंगी। उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। लेकिन जिन दो लोगों ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, उन्हें दुगनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर उनके चेहरों पर भय के भाव उभर आए। एक भी व्यक्ति ने देर नहीं की और सभी दौड़कर अपने घरों की ओर चल पड़े। यह कक्षा वारेन जनजाति की अब तक की सबसे मेहनती कक्षा बनने वाली थी। अध्याय 35, 2 भाग। उस रात रीन और रोआन को आखिरकार सोल जेम सिस्टम को देखने का समय मिल गया, या यूं कहें कि सोल जेम आयाम में झांकने का। इससे पहले सोल जेम सिस्टम ने उन्हें उसमें प्रवेश करने के तरीके के बारे में कुछ जानकारी भेजी थी। उन्हें बस सोल जेम पर ध्यान केंद्रित करना था और साथ ही प्रवेश करने की इच्छा भी करनी थी। जी हाँ, यह जरूरी था कि वे इसे एक साथ ही करें। अंततः सोल जेम सक्रिय हो गया और रीन और रोआन अपने कमरे से गायब हो गए। पीछे केवल उनके कपड़े ही रह गए थे। निश्चित रूप से रीन और रोआन के अलावा उनके साथ और कुछ नहीं जा सकता था। उन्हें सोल जेम आयाम में प्रकट होने में बस 1 सेकंड लगा। जाहिर है, उन्होंने दूसरी तरफ के नग्न शरीर को देखा, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अपनी मां द्वारा हजारों बार एक साथ स्नान करने के लिए मजबूर किए जाने के बाद उन्हें अब कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वे चारों ओर देखने लगे। वह जगह बहुत छोटी निकली, एक तरफ से दूसरी तरफ कुछ ही मीटर से ज्यादा नहीं। जमीन और ठीक बीच में एक काले सफेद गोले के अलावा वह लगभग खाली थी। रीन और रोआन ने एक दूसरे को सिर हिलाकर इशारा किया और पास आ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, सिस्टम की आवाज उनके दिमाग में फिर से गूंज उठी। होस्ट का पता चला। मेजबान प्राधिकरण स्तर 01। आदेशों की प्रतीक्षा है। रीन टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? रोआन ने सिर हिलाया। फिर भी यह बिल्कुल भी मशीन जैसा नहीं दिखता। फिर रीन ने गोले को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उसमें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा भेजी। इस बार गोले ने प्रतिक्रिया दी। एक होस्ट का पता चला। अगले मेजबान की प्रतीक्षा है। रोआन समझ गया और उसने गोले को छूने के बाद अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसके अंदर भेज दी। सिस्टम सक्रिय हो गया। कृपया एक विकल्प चुनें। 1 पुरस्कार सूची, 2 सूचना, 3 शस्त्र, 4 मिशन। रीन और रोआन ने एक दूसरे को देखा और तुरंत सूचना का चयन किया। कृपया अपना प्रश्न बताएं। रीन ने गहरी सांस ली और पूछा, आप क्या? यह सोल जेम सिस्टम है। यह सिस्टम साधकों को उनकी साधना के मार्ग में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। आपका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड के दोनों हिस्सों को जोड़े। रीन और रोआन अचंभित रह गए। 2 हिस्सों से आपका क्या मतलब है? मेजबान का पिछला ब्रह्मांड उसके संपूर्ण का केवल आधा हिस्सा है। जिस ब्रह्मांड में वर्तमान में मेजबान मौजूद हैं, वह दूसरा आधा हिस्सा है। अगर रीन को इसके बारे में पता न होता तो बात कुछ और होती। लेकिन रोआन, मृत्यु, ने भी इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। यह याद रखना जरूरी है कि रोआन ने पिछले ब्रह्मांड में अनगिनत वर्षों तक जीवन व्यतीत किया था और उच्च पदस्थ था। फिर भी उसे भी यह नहीं पता था कि उसका पूर्व ब्रह्मांड एक पूर्ण ब्रह्मांड का केवल आधा हिस्सा था। खैर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह चीज जो बता रही है वह सच है। फिर रोआन ने उस गोले की ओर देखा और पूछा, ब्रह्मांड 2 भागों में कैसे विभाजित हो गया? उपयोगकर्ताओं का अधिकार स्तर बहुत कम है, पहुंच अस्वीकृत। रीन और रोआन को आखिरकार समझ आ गया कि अधिकार का स्तर क्यों होता है। फिर रीन ने वह सवाल पूछा जिसके बारे में वह इतने समय से उत्सुक था। तुम मेरी आत्मा में कैसे प्रकट हुए?
मेजबान का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया था। चयन के लिए कोई शर्तें नहीं थीं। यह तो बिल्कुल स्पष्ट था। क्या मेरे पिछले जन्म में मेरी भावनाओं की कमी के लिए आप ही जिम्मेदार थे? मेजबान सही है। पुनर्जन्म से पहले आत्मारत्न को यथासंभव शुद्ध रखने के लिए मेजबान को भावनाएं रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। रीन की आंखें सिकुड़ गईं। क्यों? भावनाएं सोल जेम को प्रभावित करेंगी, जिससे यादों को सहेजने की उसकी क्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है। तो फिर आपने इसे पहले सक्रिय क्यों नहीं किया? क्या हमें इसके लिए वाकई यहां आने की जरूरत है? यह प्रक्रिया आवश्यक थी। पूर्ववर्ती ब्रह्मांड ने आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने की अपनी क्षमता खो दी है, जो आत्मारत्न प्रणाली के कार्य करने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर, रोआन ब्रह्मांड के एकीकरण के विषय में अधिक व्यस्त था। अगर हम दोनों हिस्सों को एकजुट नहीं करते हैं तो क्या होगा? दोनों भाग टूटने की कगार पर हैं। एक बार सीमा पार हो जाने पर ब्रह्मांड के दोनों भाग एक विलक्षणता में समा जाएंगे। सब कुछ इस बिंदु में संकुचित हो जाएगा, एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। सभी वर्तमान विद्यमान जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर रीन और रोआन को गहरा सदमा लगा। क्या यह आपकी पृथ्वी के बिग बैंग सिद्धांत जैसा नहीं दिखता? रीन ने सिर हिलाया। लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? रोआन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं शुरुआत में वहां नहीं था। लेकिन अब तक हमने जो कुछ देखा है, उसके आधार पर मैं यह नहीं कह सकता कि यह सब झूठ है। फिर रीन ने किसी और बात के बारे में सोचा। रुको, अगर ऐसा है तो आप हमें यहां क्यों लाए? क्या इस ब्रह्मांड के इस हिस्से में से किसी को चुनना बेहतर नहीं होता? अधिकार स्तर बहुत कम है, पहुंच अस्वीकृत। ऐसा लगता है कि इस फैसले के पीछे भी कोई बड़ा रहस्य छिपा है। इसके बाद रोआन ने एक और सवाल पूछा। उन उत्तरों को प्राप्त करने के लिए किस स्तर के अधिकार की आवश्यकता है? अधिकार स्तर बहुत कम है, पहुंच अस्वीकृत। रोआन के होंठ फड़कने लगे। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मुझे कितनी जरूरत है। भाड़ में जाओ। रीन ने कुछ देर सोचा और फिर सुझाव दिया। अगर हम इस गोले को किसी शक्तिशाली साधकों के संप्रदाय को सौंप दें तो क्या होगा? वे हम दोनों से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। सच कहूं तो मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। रोआन ने भी सहमति में सिर हिला दिया। चेतावनी, सोल जेम को हटाने से होस्ट की मृत्यु हो जाएगी। चेतावनी, सोल जेम सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट मदद करने के इच्छुक नहीं है। सोल जेम डिटैचमेंट शुरू हो गया है, नए होस्ट की खोज शुरू की जा रही है। रोआन और रीन को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। खांसी। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं ब्रह्मांड को बचाना चाहता हूं। अब देखो, आखिरकार मेरा मौका आ ही गया। रोआन ने जोर से सिर हिलाया। मैं हमेशा से हीरो बनना चाहता था। ऐसा कौन सा हीरो है जिसने एक या दो ब्रह्मांडों को नहीं बचाया हो? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नए होस्ट की खोज रद्द कर दी गई। अलगाव प्रक्रिया रोक दी गई। अगर कोई गौर से देखे तो उसे रीन और रोआन के चेहरों से पसीने की बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी। ओह! तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेजबान की शक्ति बहुत कम है। मेजबान को पहले अपनी साधना का स्तर बढ़ाना होगा। रीन और रोआन ने सिर हिलाया। हमें किस स्तर की खेती की आवश्यकता है? विश्लेषण किया जा रहा है। जानकारी का अभाव। सिस्टम आवश्यक साधना स्तर निर्धारित नहीं कर सकता। जुड़वा बच्चों ने आह भरी और फिर कुछ और सवाल पूछे। अंत में कुछ सवालों के जवाब मिल गए, जबकि कुछ के लिए उच्च स्तर के अधिकारी की आवश्यकता थी। खैर, चलिए इनामों की सूची पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रवेश अस्वीकृत, प्राधिकरण स्तर बहुत कम है। आखिरकार उन्हें गुस्सा आने लगा। इनाम सूची खोलने के लिए कौन सा स्तर आवश्यक है? पहले पुरस्कार को खोलने के लिए प्राधिकरण स्तर 2 आवश्यक है। रीन और रोआन की आंखें चमक उठीं। कम से कम इस बार तो उन्हें पता है कि सूची खोलने का स्तर क्या है। क्या हमें प्राधिकार स्तर बढ़ाने के लिए कोई मिशन पूरा करने की आवश्यकता है? सही। रीन और रोआन ने फिर मिशन विकल्प चुना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि केवल एक ही मिशन उपलब्ध था। अगर सिर्फ एक ही मिशन होता तो ठीक था, लेकिन मिशन 01, भाईचारे के स्नेह में वृद्धि। तुरंत ही रीन और रोआन के चेहरे के भाव गंभीर हो गए।